1531 नियम और सबसे असरदार है जानना 843 रूल ऑफ कंपाउंडिंग का फंडा। साथ ही आपको बताएंगे क्या एफडी की कमाई एसआईपी में लगाना बेहतर है और एसआईपी से लोन चुकाने का फॉर्मूला क्या है। इन तमाम स्ट्रैटेजीज पर बातचीत करने के लिए दो खास एक्सपर्ट्स हमारे साथ शो में शामिल हो चुकी हैं। स्वागत करते हैं फिनफिक्स की फाउंडर प्रवीण वाजपेयी और फिनवाइज की फाउंडर प्रतिभा गिरीश का। प्रतिभा एंड प्रवीण, वेलकम टू द शो। और आज जानना समझना जरूरी है कुछ ऐसे गोल्डन रूल्स, कुछ ऐसे फॉर्मूलाज जो आपके इन्वेस्टमेंट को और भी ज्यादा इफेक्टिव बना सकते हैं। और इसी कड़ी में सबसे पहले प्रवीण आपसे शुरुआत करते हैं एंड स्ट्रेट टू द पॉइंट। समझना जरूरी है, कई लोग अभी भी हम देखते हैं कि एफडी बहुत ज्यादा पसंदीदा विकल्प है लोगों का इन्वेस्टमेंट का। जितने भी सर्वेज होते हैं वो यही कहते हैं कि म्यूचुअल फंड में तो सिर्फ 4% लोग ही इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन एफडी में अभी अच्छा खासा प्रपोर्शन है जो कि इन्वेस्ट करता है। कई ऐसे भी लोग हैं जो एफडी में पैसे डालकर उसकी कमाई से एसआईपी करते हैं। जरा बताइए ये कैसा एक नया तरीका लोगों ने खोज निकाला है एसआईपी करने का। क्या ये सही है, क्या ये एडवाइजेबल है और क्या ऐसे किसी स्ट्रैटेजी से पैसा बन सकता है? नमस्कार स्वाति। बिल्कुल, आई थिंक फिक्स्ड इनकम हम लोगों का, अगर हम सोसाइटी वाइज देखें तो बड़ा अटूट प्रेम है उसकी तरफ है। ज्यादातर निवेशकों को बहुत ज्यादा कंफर्ट फील होता है जब वो फिक्स्ड इनकम प्रोडक्ट्स में पैसा लगाते हैं। और ये जो उदाहरण मैं देने वाली हूँ स्वाति, ये हम रियल लाइफ एक्सपीरियंस से ही मैं बता रही हूँ, बिकॉज हम डेफिनेटली इतने सारे इन्वेस्टर्स से डील करते हैं एंड कई बार हमें इन्वेस्टर्स अपनी इंटरेस्टिंग स्ट्रैटेजीज डिस्कस करते हैं और ये उन्हीं में से एक है। सो इसका मैथ हम डिस्कस करते हैं। मान लीजिए आज किसी निवेशक के पास 50 लाख हैं और वो चाहते हैं कि उस 50 लाख को वो एफडी में रखें। 7% की एफडी मान लेते हैं और उस पैसे से जो उनका इंटरेस्ट अमाउंट है उससे वो अपनी मंथली एसआईपी करें। अगर हम ऐसा करते हैं तो एक 15 ईयर का टेन्योर लेके चलते हैं कि उनको सालाना 7% से अबाउट 50,000 पे उनको 3.5 लाख की एनुअल इंटरेस्ट इनकम आई। यानी कि वो एक महीने की जो एसआईपी है वो करीबन 29,000 की कर पाएंगे, 29,000 की कर पाएंगे। ऐसा करने से एट द एंड ऑफ 15 ईयर्स वो अपने जो असल है अपनी एफडी का 50 लाख उसको वो प्रिजर्व कर रहे हैं इन नोशनल टर्म्स। रियल टर्म्स में हम परचेजिंग पावर की अभी बात नहीं कर रहे सॉरी, बट उनका 50 लाख रह जाता है उनके पास। और इस अमाउंट से जो वो अपनी एक एसआईपी चलाते हैं वो उनको 12% के रिटर्न पे अगर हम देखें तो 1.38 करोड़ जमा करके दे सकती है। यानी कि टोटल रकम जो उनके पास 15 इयर्स के एंड में हो सकती है 1.88 करोड़। सो इंटरेस्ट अमाउंट आपने लिया और उस इंटरेस्ट अमाउंट को आपने एसआईपी की तरफ डाइवर्ट किया। सो आई थिंक थ्योरेटिकली बहुत अच्छा साउंड करता है। पर ये किसके लिए ठीक है? और अगर हम इसका कंपैरिजन लें अब, इसका ये फायदा है कि जो आपका एफडी का अमाउंट है वो वही प्रिजर्व्ड है एंड आपने एक तरीके का इंटरेस्ट पेमेंट से एक नया चैनल करके आपने धीरे धीरे एक्सपोजर ले लिया इक्विटीज की तरफ। ये उन लोगों के लिए अच्छा है स्वाति जहां पे जो निवेशक हैं वो काफी कंजर्वेटिव हैं और वो अपने एफडी को बिल्कुल नहीं तोड़ना चाहते या डायरेक्ट मार्केट्स में नहीं लगाना चाहते। बट अगर हम बात करें थोड़े से मॉडरेट टू हाई रिस्क इन्वेस्टर्स की, जिनकी क्षमता है इस एफडी के पैसे को मार्केट्स में लगाने की और वो एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो क्रिएट करें, अगर हम इस 50 लाख को एक साथ आज लगाएं और 15 साल के इन्वेस्टेड रखें हाइब्रिड फंड्स के थ्रू, लार्ज कैप फंड्स के थ्रू, और मान लेते हैं हमने वही 12% कमाया, तो इस रकम से हम 2.75 करोड़ कमा सकते हैं। यानी कि जो डिफरेंस है स्वाति, ओवरऑल जो हमारे गेन्स हैं, अगर हमने एक साथ इस पैसे को डाइवर्ट कर दिया वो ऑलमोस्ट 90 लाख का बन के आता है। और अगर हमने टैक्सेशन को फैक्टर इन कर लिया, बिकॉज जो हमारी फिक्स्ड डिपॉजिट्स हैं वो टैक्सेबल एट स्लैब है, और अगर आप हायर स्लैब के व्यक्ति हैं, 30% स्लैब में हैं, तो आपकी 29,000 की एसआईपी नहीं हो पाएगी, तब आपकी करीबन 20 से 21,000 की एसआईपी हो पाएगी। तब फिर जो ये डिफरेंस है रकम का एक साथ निवेश करने का और एफडी में रख के एसआईपी के थ्रू निवेश करने का, वो 1.2 करोड़ तक आ जाता है। यानी कि सही राह को चुनना निवेशकों के लिए बहुत जरूरी है। आप अपने खुद के रिस्क एपेटाइट को समझें, अपने मार्केट के कंफर्ट को समझें एंड उस तरीके से निवेश करिए। बट अगर आप मॉडरेट टू हाई रिस्क इन्वेस्टर हैं तब एफडी के थ्रू या इंटरेस्ट के थ्रू आप निवेश ना करके एक साथ मार्केट में पैसा लगाइए थ्रू अ डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो, वो आपके लिए ज्यादा फायदेमंद रहेगा।
प्रबलीन, इसमें फॉलोअप में एक थोड़ा समझना चाह रही थी कि एफडीज में हमें मालूम है अब तक जब तक ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं हुआ था, काफ़ी अट्रैक्टिव रेट्स ऑफ रिटर्न जितने भी ग्राहक हैं उनको मिल रहा था। लेकिन अब धीरे धीरे हम थोड़ा सा लोअर इंटरेस्ट रेट की तरफ जा रहे हैं, तो एफडी पे भी उतना ज़्यादा अट्रैक्टिव रिटर्न नहीं मिलेगा। पर हाँ, जो सीनियर सिटीजन्स होते हैं उनके लिए एक अलग तरीके से और एक्स्ट्रा परसेंटेज ऑफ रिटर्न मिलता है। क्या ऐसा कोई फॉर्मूला कि आप जो लमसम अमाउंट उन्हें मिलता है वो आप एफडी में एक पर्टिकुलर अमाउंट पार्क कर दें और ज़्यादा आप रिस्क नहीं लेना चाह रहे हैं तो आप जो आपकी ब्याज से कमाई है उसको आप धीरे धीरे करके एसआईपी में लगा दें? क्या ये तरीका हो सकता है? मतलब ये सुनने में हो सकता है पर्सन टू पर्सन डिपेंड करें और उनको तो उस टाइम पे रेगुलर इनकम की जरूरत होगी, पर अगर वो इक्विटी एक्सपोजर लेना चाहते हैं और ऑलरेडी उनका एफडी में पैसा है तो फॉर अ सीनियर सिटीजन शायद ये बेटर हो सकता है। एब्सोल्युटली स्वाति, बिकॉज ये कंजर्वेटिव इन्वेस्टर के लिए ही बेटर स्ट्रैटेजी है। तो अगर आपका मॉडरेट टू हाई रिस्क कैपिटाइट है तो डेफिनेटली इसको करने की जरूरत नहीं है। पर अगर आप कंजर्वेटिव इन्वेस्टर है और स्पेशली जैसे हमारी उम्र बढ़ती है और सीनियर सिटीजन है, अगर वो चाहते हैं कि उनका असल ना छेड़ा जाए तो उनका जो 50 लाख है वो 50 लाख ही रहे और सिर्फ जो उनको ब्याज मिल रहा है उसके थ्रू एन ओवर 15 ईयर पीरियड देखे स्वाति, तो कभी 6% मिलेगा, कभी 8%। तो हम अगर एवरेज 7% भी लेके चल रहे हैं तो उससे मेरे ख्याल से जो 1.38 करोड़ वो जमा कर पाएंगे एसआईपी के थ्रू 15 साल में, वो एक बहुत अच्छी रकम हो सकती है। स्पेशली अगर उस एफडी अमाउंट से वो अपना घर नहीं चला रहे हैं तो आप उससे विड्रॉल करिए, एक मंथली आपके पास किश्त आ जाएगी, उससे आप एसआईपी चलाइए तो आप आने वाली जनरेशन के लिए एक बहुत अच्छी रकम और आने वाले सालों के लिए अपने खर्चे के लिए भी एक बहुत अच्छी रकम ऑलमोस्ट 1.4 करोड़ तक जमा कर पाएंगे। सो ये बहुत सूटेबल है उनके लिए जिनका कंजर्वेटिव थोड़ा सा व्यू है और वो मार्केट्स में एक साथ एक्सपोजर नहीं लेना चाहते एंड अपनी एफडीज को मेंटेन रखना चाहते हैं। सो डेफिनेटली उनके लिए गो हेड है फॉर दिस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी। बिल्कुल, तो एफडी की कमाई से एसआईपी आप करें अगर, तो एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर के लिए एक इक्विटी मार्केट में एक्सपोजर का एक थोड़ा सा एक सेफ तरीका हो सकता है। आपके लिए ये शायद वर्क करे या ना भी करे, लेकिन आप डेफिनेटली ये एक तरीका जरूर अपना सकते हैं फॉर ए कंजर्वेटिव इन्वेस्टर। अब एक रूल समझना जरूरी है। प्रतिभा, हम आपके पास आते हैं। हम क्योंकि आज काफी सारे नंबर्स की बात करें और रूल्स में नंबर्स बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। ये कहा जाता है 7531 का रूल। अब सुनने में तो काफी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, पर क्या इम्प्लीमेंटेशन में इतना कॉम्प्लिकेटेड है? क्या कहता है ये रूल? देखिए, सब लोग बताते हैं कि आपको बहुत मैजिकल रिटर्न्स मिल सकता है, लेकिन ये कोई नहीं बताता कि आपका एक्सपेक्टेशन क्या रहना चाहिए। आपको एक तय करके आना है कि आपको इतने साल तक रहना है और आपको क्या क्या करना है। 7531 इज अ गुड थंब रूल कि आप पहले से अपना एक्सपेक्टेशन सेट करें कि हमें ये सब करना है। तो ये क्या कहता है? टाइम होराइजन, डाइवर्सिफिकेशन, इंक्रीमेंटल इन्वेस्टमेंट्स और इमोशनल डिसिप्लिन, ये चारों चीज को ये रूल से आप समझ सकते हैं। तो ये बताता है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो मिनिमम इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स अगर आप कर रहे हो तो मिनिमम 7 इयर्स का टाइम फ्रेम अपने मन में बना के आए ताकि आपको अच्छा सा एक्सपीरियंस हो। ये इसलिए कि एक पूरा मार्केट साइकिल होता है, शॉर्ट टर्म में भले ही उतार चढ़ाव हो, लेकिन 7 इयर्स में आपका एक्सपीरियंस अच्छा होना है। तो आप जब इक्विटी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो ये 7 इयर्स के लिए कम से कम करना है, ये सोच के आना। फिर ये नहीं कि आज की तारीख में कुछ ग्लिटर कर रहा है तो आपने पूरा का पूरा पैसा उधर डाल दिया या 50% उधर डाल दिया। तो ये बताता है कि 5 कैटेगरीज में आप डाइवर्सिफाई करें। ये 5 कैटेगरीज कुछ भी हो सकता है, लार्ज, मिड और स्मॉल हो सकता है, कुछ वैल्यू, ग्रोथ और डार्क हो सकता है, इंटरनेशनल फंड्स हो सकता है। तो 5 कैटेगरीज में आपको डाइवर्सिफाई करना जरूरी है, क्योंकि कभी कुछ चलता है, कभी कुछ और चलता है। ओवरऑल आपका आपका एक्सपीरियंस जो है वो अच्छा रहेगा। और सबसे बड़ी बात, और लोगों को लगता है कि इन्वेस्टमेंट इज ऑल अबाउट फाइंडिंग कि सबसे बड़ा रिटर्न देने वाला फंड कौन सा है, बट ये सबसे बड़ी बात है कि आपने कितना भी रिसर्च किया और हिस्टोरिक परफॉर्मेंस देखा और आपने इन्वेस्ट किया, तो तीनों फेज तो आपको आएंगे ही। एक तो एक डिसअपॉइंटमेंट फेज होता है जो 7 to 10% रिटर्न। मान लीजिए किसी ने आज की तारीख में इन्वेस्ट किया और उनको 7 to 10%, हालांकि 10% इज गुड रिटर्न कंपेयर टू जो प्रबली ने बताया एफडी, बट स्टिल डिसअपॉइंटमेंट, निराशा तो होती है कि बॉस हमने तो इसलिए नहीं आए इक्विटी मार्केट्स में कि 10% रिटर्न मिले। तो उस टाइम पे ये फेज आने वाला है, ये आपको तय करना है कि इसमें लगे रहना है। ये फेज आएगा ही आएगा 7 साल के
टाइम पीरियड में। दूसरा है इरिटेशन वाला, डिसअपॉइंट से भी ज्यादा इरिटेशन वाला फेज, जो 0 to 7%। आपने डेट से निकाल के डाल दिया और डेट से भी, मतलब एफडी से भी कम रिटर्न आपको मिल रहा है, इन्फ्लेशन से कम रिटर्न मिलता है, तो इरिटेशन तो होगा ही। तो इसको भी झेलना है आपको। थर्ड फेज है पैनिक फेज, मतलब नेगेटिव रिटर्न्स आ गया। क्या ये जरूरी है कि तीनों आएगा? मेरे हिसाब से तीनों आएगा। इफ यू लुक एट द हिस्टोरिक जो परफॉर्मेंस है, ये तीनों फेज आएगा। ये इसके लिए प्रिपेयर्ड रहना है, और ये तीनों फेज में आपको अपना प्लान छोड़ के भागना नहीं है। 7 years इन्वेस्टेड रहना है, डाइवर्सिफाइड में रहना है, और ये 3 hurdles को आपको एक्सपेक्ट करना है और इसके बावजूद लगे रहना है। और लास्ट है 1% इंक्रीमेंटल ग्रोथ। आई थिंक ये 1% को जीरो ऐड करना अच्छा होगा। आज की तारीख में हम तो स्टेप अप की बात ही करते हैं, तो एवरी ईयर 1% से तो बढ़ाए। मैं तो बताऊंगी ये 7531 जिसने भी बनाया 10 बनाना चाहिए था, 10% से तो बढ़ाए या 5% से तो बढ़ाए। जब आपका समय अवधि लंबा होता है, इंक्रीमेंटल करने से आपका कॉर्पस काफी बड़ा बन सकता है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये 4 अगर रखेंगे तो आप बने रहेंगे और अच्छा सा कॉर्पस बना। तो ये है आपके लिए निवेश का 7531 रूल, जो आपके इन्वेस्टमेंट के सारे फाइनेंशियल, मेंटल, साइकोलॉजिकल, हर एक तरीके के एस्पेक्ट्स को कवर करता है। तो ये एक ऐसा रूल है जिससे आप लॉन्ग टर्म में अच्छा वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। प्रबलीन, अब आपके पास आएंगे, और एक और सिनारियो है जो आपसे समझना जरूरी है। वो ये कि कई बार निवेशक एक फंड में पैसे डाल देते हैं फॉर एसडब्ल्यूपी। अब एक मुश्त पैसा एक हाइब्रिड फंड या डेट फंड में डाल दिया, और वहां से आप लमसम विड्रॉ करते रहते हैं थ्रू सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। फिर उस पैसे को, जो पैसा निकाला है, उसको री इन्वेस्ट थ्रू एसआईपी के दूसरे फंड में। अब जरा बताइए, ये कैसा सिनारियो है? क्या वाकई ऐसा कोई फेवरेबल सिनारियो है जिससे कि मुनाफा हो सकता है एसडब्ल्यूपी से एसआईपी का? जी, स्वाति, हाल ही में मैं 2 निवेशकों से मिली जो इस टाइप की एक स्ट्रैटेजी की बात कर रहे थे। इनफैक्ट एक ने ऑलरेडी इम्प्लीमेंट कर रखी थी, तो हमने उनके मैथ करके उनको दिखाया कि ये बेनिफिशियल है, नहीं है। और ये मेरे ख्याल से बहुत लोग इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि जब हम निवेश करते हैं, कई बार हमें ऐसा लगता है कि हमारा कुछ पैसा हमारे पास वापस आता है। सो हमें ना कैश फ्लो बड़ा अच्छा लगता है कि कुछ रिटर्न आ रहा है हमें। जब हम सिस्टमैटिक विड्रॉल की बात करते हैं, तो हमें इस चीज पे गौर देना है कि आपकी कुछ यूनिट्स बिकेंगी, और उसी से आपकी कुछ असल और कुछ जो आपकी ग्रोथ हुई होगी उस स्कीम की आपके पास वापस आएंगी। अगर हम अपने पहले उदाहरण पे ही वापस जाएं, जहां हमने 50 लाख का कॉर्पस लिया, यहाँ पे हम रिटर्न जो स्कीम्स का एसडब्ल्यूपी के पर्पज से ले रहे हैं वो 9% का ले रहे हैं, ताकि ना बहुत हाई रिस्क हो ना बहुत डेट फंड हो, 9%। और हम ये मान के चलते हैं कि वो महीने के 50,000 की विड्रॉल करेंगे। तो ये जो अमाउंट है उनका विड्रॉ करते रहेंगे, और साथ में थोड़ी ग्रोथ होती रहेगी स्कीम में 9% पे। ये अमाउंट इनका 15 साल चल जाएगा, और 15 साल के एंड में इनफैक्ट उनके पास 13 लाख के करीब बचे होंगे तब भी। और थ्रू दीज 15 ईयर्स, जो हमारा ये समय है 15 साल का, ये 50,000 वो महीने का इन्वेस्ट करते रहेंगे एक दूसरी स्कीम में, जो हाई रिस्क हो सकती है, जहाँ पे हम थोड़ा 12% की अपेक्षा के साथ चलते हैं। अगर उन्होंने ऐसा किया, तो एट द एंड ऑफ 15 ईयर्स 12% के रिटर्न पे जो 50,000 की एसआईपी है, ये इनको 2.37 करोड़ का एक रकम जमा करके देगी, जो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा साइजेबल अमाउंट है। और इसमें इनका 13 लाख ऑलरेडी इनके पास बच गया होगा, तो ऑलमोस्ट 2.5 करोड़ इनके पास 2.5 सीआर इनके पास बचा हुआ होगा 15 ईयर्स के बाद। बट अगर अगेन स्वाति हम इसको कंपैरिजन करें कि क्या आपको इतना टीडियस प्रोसेस फॉलो करने की जरूरत है कि आप एक स्कीम से पैसा निकाल रहे हैं, उधर अगर गलती से कुछ मार्केट में करेक्शन आई, डिप्लीशन जल्दी हो गया, क्या पता आपका पैसा जल्दी एरोड हो जाए, और फिर आप उसको एसआईपी के थ्रू लगा रहे हैं। क्यों ना हम उस पैसे को शुरुआत में ही 15 साल के हिसाब से एक ऐसी स्कीम में लगाएं, डिवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बना के, जहां हमें डिसेंट ग्रोथ मिले। बस इतना फर्क होगा कि वहां बीच में हम पैसा नहीं निकाल रहे, तो हम सेम 15 साल में अबाउट 2.75 करोड़ रकम जमा कर सकते हैं। यानी कि इस एग्जाम्पल में हम लोग अगर एक मुश्त निवेश करें, सो वी आर बेटर ऑफ, हमारे 20, 25, 30 लाख का हमें वहां फायदा हो रहा है, रादर देन कि हम एक तरफ से विड्रॉल करें एसडब्ल्यूपी से और दूसरी तरफ से निवेश करें। सो इसमें कोई ज्यादा नेट गेन नहीं निकल के आ रहा है निवेशक के लिए इस पूरी स्ट्रैटेजी को चलाने में, और इनफैक्ट टैक्सेशन और बाकी चीजों का उनको थोड़ा सा हैसल ही बढ़ेगा। तो अगर आज आपके पास रकम है
तो आप SWP एंड SIP का कॉम्बिनेशन ना करके सीधा उसको लमसम की तरह निवेश करिए और 15 साल के लिए रखिए एंड आप डिसअपॉइंट नहीं होंगे। सिर्फ जैसे अभी प्रतिभा ने एग्जाम्पल दिया है कि आपको मार्केट के उतार चढ़ाव के थ्रू बने रहना है स्वाति, उस चीज का कोई शॉर्टकट नहीं है। तो जैसे हमेशा मैं बोलती हूँ, दुख और सुख मार्केट्स का हमें उसका साथ देना है। सो आप एक बहुत अच्छी रकम 2.75 करोड़ जमा कर पाएंगे। सो SWP का यूज आप सिर्फ घर के खर्चे के लिए कर रही है, निकाल के री इन्वेस्टमेंट के लिए मत करिए। और इसमें री इन्वेस्टमेंट रिस्क भी हो जाता है। जैसा प्रबलीन ने बताया कि आपको सिमिलर वो टैक्स लगेगा। आप जब रिडीम कर रहे हैं, पैसे लगा रहे हैं, तो टैक्सेशन भी ऊपर से लगेगा, री इन्वेस्टमेंट रिस्क भी है। तो बहुत सारे जोखिम है जो शायद आपके लिए, आपके निवेश के लिए उतने ज़्यादा फायदेमंद ना ही रहे। एक छोटा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद कंपाउंडिंग का 843 का नियम भी हम समझेंगे हमारे एक्सपर्ट से, और साथ ही जानेंगे कि क्या आप अपने EMI को अपनी SIP अमाउंट से चुका सकते हैं, या फिर EMI के बदले अगर आप SIP करें तो कितनी रकम इकट्ठा कर सकते हैं। इसका गणित थोड़ी देर में बने रहिए हमारे साथ। तो आज हम जान रहे हैं म्यूचुअल फंड में मुनाफे का गणित। किन किन अलग अलग कैलकुलेशन से आप म्यूचुअल फंड से कमाई कर सकते हैं, एक्स्ट्रा कमाई कर सकते हैं, स्मार्टली कमाई कर सकते हैं। इस पर प्रतिभा गिरीश और प्रवीण वाजपेयी से हमारी खास बातचीत चल रही है। प्रतिभा, अब आपसे हम जानेंगे ऐसा रूल जो कि कंपाउंडिंग का एक काफी गोल्डन रूल माना जाता है, दैट इज 843। जरा इसको समझाइए, ये 843 का कंपाउंडिंग का नियम क्या है और कैसे काम करता है। आमतौर पे हमें सुनने को मिलता है कि कंपाउंडिंग जो है वर्ल्ड्स एथ वंडर है और इससे बहुत सारा मैजिक होने वाला, तो एक्सपेक्टेशन ही बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और कोई अगर इन्वेस्ट करने आए और 2-3 साल में उनको कोई मैजिकल रिजल्ट ना दिखे तो निराश होने का चांसेस बहुत ज्यादा है। इसलिए ये अच्छा सा एक फ्रेमवर्क है समझने के लिए कि पहले 8 साल में आपका ग्रोथ कैसे होगा, बाद में 9 to 12 years कैसे होगा 4 साल के लिए, और बाकी का 3 साल में कैसे होगा। तो ईयर्स 1 to 8 में आपका स्टेडी ग्रोथ होने वाला है। आपको मैजिक दिखने में टाइम लगेगा, मैजिक बनाने में भी टाइम लगता है। तो फोकस है कि आप इन्वेस्ट करते रहे, अक्यूमुलेट करते रहे। रिटर्न्स थोड़ा धीमे धीमे आ रहा है, कॉर्पस छोटा लग रहा है, तो कोई बात नहीं, बिकॉज दैट इज द वे इट इज स्ट्रक्चर्ड। ये जो कंपाउंडिंग है वो ऐसे ही काम करता है। पहले 8 साल में आपको कुछ ज्यादा फर्क नहीं दिखेगा, आप अच्छा फाउंडेशन बना रहे हैं और दिस इज एक्सपेक्टेड पार फॉर द कोर्स। जो 8 साल बाद 9 से 12 है, तब आपको रिटर्न्स दिखने लगता है। जैसे रिटर्न पे रिटर्न मिलता है, जैसे आपने कुछ इन्वेस्ट किया उस पे भी रिटर्न मिल रहा है, उस पे भी रिटर्न मिल रहा है, तो एक बड़ा सा स्नोबॉल इफेक्ट बोलते हैं उसको, वो आपको दिखने को मिलेगा। फ्रॉम 9 to 12 ईयर ग्रोथ रेट जो है वो नोटिसेबली बड़ा हो जाता है, आपको दिखता है। और अभी आपको वॉलिटिलिटी का ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं, कंपाउंडिंग का इम्पैक्ट विजिबल होता है। और जो नेक्स्ट फेज है, ये ब्यूटीफुल फेज है, जो नेक्स्ट
3 इयर्स के लिए। 8 हो गया, 4 इयर्स हो गया, 3 साल मतलब 13, 14, 15 ईयर आपको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मिलेगा। अगर यही एग्जाम्पल जो हम बात कर रहे हैं, आप निफ्टी का भी देख लो, या फिर जो सबसे अच्छा फंड्स में से माना जाता है, कुछ फंड्स में से HDFC फ्लेक्सी कैप का देख लो। अगर आपने डाला है SIP और आपने स्टार्ट किया 2010 में और 2025 तक इन्वेस्टेड रहे, तो ये जो आप नतीजा देख रहे हैं कि आपने SIP स्टार्ट किया और आपको मतलब आपने डाला 5,43,000 और आपका बना 21,88,000, ये आपको 15 साल का रिजल्ट है। लेकिन फर्स्ट 8 इयर्स में आपने डाला होगा करीब करीब 3 लाख और आपका बना होगा करीब करीब 5, नॉट इवन डबल। 8 साल आपने स्पेंड किया और डबल भी नहीं हुआ। और सेम थिंग इन निफ्टी, 2.91 डाला, 4.75 बना। नेक्स्ट 4 इयर्स में मतलब आपने 12 साल इन्वेस्ट कर लिया, 4.35 lakhs आपने डाला, तो नियरली ट्रिपल बन रहा है, 11.28 lakhs बनेगा आपका, whether you put it in flexi cap and if you put it in Nifty 50, 10.79 lakhs बनता है। यही चीज the next 3 years पे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आपको मिलेगा। 5.43 इन्वेस्टेड वुड हैव बिकम नियरली 22, मतलब मोर देन 4 टाइम्स। और जितना टाइम आपका ज्यादा होगा उतना आपको मैजिक देखने को मिलेगा। तो दिस इज अ गुड फ्रेमवर्क, ताकि स्टार्टिंग में आप निराश ना हो जाए। तो ये डिफरेंट फेजेस ऑफ इन्वेस्टमेंट है, जिसमें आपको शुरुआत में हो सकता है कि थोड़ा सा टाइम लगे अपना वेल्थ बनाने में, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो जो टाइम फ्रेम है वेल्थ बनाने का वो घटता रहता है और जल्दी जल्दी पैसा बनता है। अब आते हैं अगले फॉर्मूला की तरफ। प्रबलीन, कई लोगों के मन में होता है कि EMI पे करें या फिर उस पैसे की SIP करें। जरा आप थोड़ा सा अलग सिनारियो से समझाइए कि हमें जब लोन लेना है तो लोन में कितना पोर्शन EMI का रखें, या फिर अगर आपके पास ऑलरेडी पैसे हैं तो आप उसी पैसों को इन्वेस्टमेंट पे रादर लगा दें और उससे कमाई करें। जी जी। स्वाति, इसको मैं 2 पार्ट्स में समझाऊंगी। जो पहला पार्ट है, हम मान के चलते हैं कि किसी निवेशक के ऊपर 1 करोड़ का लोन आ रहा है, पर उनके पास अपनी भी एक रकम है 50 लाख जो उनके पास पड़ी है। अब वो ये सोच रहे हैं कि अपने लोन अमाउंट को घटाएं, 1 करोड़ से 50 लाख ही कर दें, या पूरा 1 करोड़ का लोन लेके रखें जिसकी 1 लाख की EMI जाएगी और अपने 50 लाख का निवेश कर दें। अगर ऐसा सिनारियो है जहां वो कहते हैं कि मैं 1 करोड़ का लोन कंटिन्यू कर लूंगा और मैं 1 लाख की EMI दे सकता हूँ, तो 50 लाख को अगर उन्हें निवेश किया तो 15 साल का हम अगेन होराइजन लेते हैं, इस 50 लाख की निवेश से वो 2.75 करोड़ जमा कर लेंगे। अब मान लीजिए कई लोगों का कंफर्ट नहीं होता है, तो वो सोचते हैं कि चलिए मैं अपना ये 50 लाख अब तो लोन कम कर लूं 50 से, और उनकी EMI भी कम हो जाएगी। तो EMI उनकी 1 लाख से हो गई 50,000। अब 50,000 की EMI जा रही है और 85,000 का उनका SIP जा सकता है। तो इस 50,000 की SIP से वो अगेन 2.37 करोड़ की एक रकम जमा कर पाएंगे। और अगर हम इंटरेस्ट कंपोनेंट को जो उनने इस टाइम पे किया होगा दोनों सिनारियोज में घटाएं, तो ये दोनों सिनारियोज ऑलवेज इक्विटेबल निकल के आते हैं। ये हमारा फर्स्ट सिनारियो है स्वाति, जहां पे हम देखते हैं कि आप चाहे अपने लमसम को यूज करिए या SIP को, आपके पास अगर पैसा है और आपकी क्षमता है EMI देने की वर्सेस उस लमसम को यूटिलाइज करने की या लोन को रिड्यूस करने की, आपका जो नेट रिजल्ट है वो सेम है। तो यहाँ पे आपकी चॉइस अपने कंफर्ट के साथ होगी कि आपको ज्यादा लोन रखना है या आपको कम लोन रखना है। अब हम सेकंड सिनारियो पे आ जाते हैं। जैसे अभी प्रतिभा ने मेंशन किया, कंपाउंडिंग हम सबके माइंड पे बहुत ज्यादा प्ले करती है, और अक्सर हम लोग लोन लेके भी कई बार निवेश करना चाहते हैं रियल एस्टेट में। तो मान लीजिए कि कोई 50 लाख का लोन लेके निवेश करना चाहते हैं रियल एस्टेट में, तो उनकी जो EMI है वो हम 8.5% पे लेके चलें तो 50,000 होगी, और 15 साल में वो करीबन 88.62 लाख जमा करेंगे, जिसमें से 38 लाख तो उनका इंटरेस्ट अमाउंट होगा स्वाति। अब अगर उन्होंने ऐसा ना करके उसी 50,000 का जिसकी वो EMI दे रहे हैं निवेश किया होता, तो उससे वो 2.37 करोड़ जमा कर लेते SIP के माध्यम से 12% पे। और अगर उस अंडरलाइंग प्रॉपर्टी की कीमत 4 गुना भी हो जाए इस 15 साल में, यानी कि वो 50 लाख की प्रॉपर्टी जो आज खरीदी है वो अगर 2 करोड़ की भी हो गई, तो भी वो बेटर ऑफ है इन्वेस्टिंग थ्रू SIP। सो ऑब्वियसली ये पर्सनल चॉइसेस हैं इन्वेस्टर्स की, वो किस रूप में कैसे निवेश करना चाहते हैं, किस एसेट क्लास में एक्सपोजर लेना चाहते हैं। पर अगर आप सिर्फ वेल्थ क्रिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, तो आई थिंक आप अननेसेसरी इंटरेस्ट देते हुए लोन लेते हुए आप निवेश मत करिए।
आप अपनी एक माध्यम सिंपल एसआईपी के माध्यम से अगर निवेश करेंगे तो आप बहुत अच्छी रकम जमा कर लेंगे लॉन्ग टाइम पीरियड में। और ये प्रॉपर्टी अगर जो हमने एग्जांपल लिया स्वाति 50 लाख की आज है और कल को 2 करोड़ की हो गई, तो उस पे जो कैगर निकल के आता है वो 9.68% निकलता है। तो बहुत ज्यादा कोई हाई और फिनोमिनल ग्रोथ नहीं है, जबकि 4 गुना सुनने में काफी अधिक लगता है। सो ये कुछ मेरे ख्याल से मैथ है जो निवेशकों को स्पेशली जो लोन लेने का प्लान कर रहे हैं, चाहे उनके लिए थोड़ा हेल्पफुल हो सकती है। ओके, तो ये हमने एक और दुविधा आपके लिए सुलझाई कि एसआईपी करें या फिर उस अमाउंट में आप ईएमआई भरें, तो उसके अलग अलग क्या आपके लिए फायदे निकल कर आ सकते हैं, ये आपने अभी इस कैलकुलेशन के जरिए समझा। समय क्योंकि इतना ही हो गया है, इसलिए शो को समाप्त करने का टाइम हो गया है। मैं प्रबलीन और प्रतिभा आपसे धन्यवाद करना चाहूंगी इन कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस को हमें समझाने के लिए और दर्शकों को बताने के लिए क्या है म्यूचुअल फंड से मुनाफे का गणित। हमारे आज के शो में बस इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है। आप देखते रहिए जी।